वी आर रेडी, हम तैयार हैं। ये ट्वीट किया गया था ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से गुरुवार को, और इस ट्वीट के ठीक एक दिन बाद इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया। करीब कहा जा रहा है कि 6 ठिकानों पर हमला किया गया है, जिनमें 4 परमाणु हम ठिकाने भी शामिल हैं। उसके बाद पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक किया गया है, लेकिन उस तरह का माकूल जवाब नहीं दिया गया है। इजराइल की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी ईरान की तरफ से भी घोषित कर दी गई है, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। और यह हमला 2 दिन पहले किया गया है, यानी रविवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक बातचीत होनी थी परमाणु समझौते को लेकर। तो इस हमले को कैसे देखा जाए, अभिजात शेखर आजाद मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कितने आगे तक ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच जाएगा, भले ही अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया हो? सबसे पहले बताएं, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और ईरान को इतना नुकसान हुआ, शायद ईरान ने खुद इतना सोचा नहीं होगा जितना ईरान को नुकसान हो चुका है। और जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है, उस हमले को देख करके लगता है कि जो इजराइल कहा जा रहा था कि लंबे वक्त से तैयारियां कर रहा है इजराइल, तो उस तैयारियों के हिसाब से ही हमला किया गया है। और इसका साफ दिख रहा है, अगर अमेरिका कह रहा है कि हम इसमें शामिल नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो झूठ होगा। अब बिना अमेरिका की इजाजत के और बिना अमेरिका की मदद के हमले ऐसे नहीं हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, याद होगा, अभी ट्वीट उन्होंने करके कहा है कि जो ईरान की जो हार्डलाइनर कट्टरपंथी जो इस न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे थे, वो सारे के सारे मारे गए हैं। यानी इजराइल का जो हमला होता है, या इजराइल अगर किसी पे अटैक करता है, तो उस चीज का अगर स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करिए, वो सबसे पहले टॉप लीडरशिप को खत्म कर देता है। आपने देखा होगा लेबनान में जब हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पे इजराइल ने हमला किया था, टॉप लीडरशिप का सफाया गाजा में हमास के साथ किया, या गाजा में इस्लामिक जिहाद नाम का जो आतंकवादी संगठन उसके साथ किया। अब ईरान में जो मिलिट्री लीडरशिप है और आईआरजीसी है, जो दोनों है, उनके लीडरशिप को ईरान मतलब इजराइल खत्म कर चुका है। अब इजराइल ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, बहुत ही खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आप परमाणु डील पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर आपकी जो सिविल लीडरशिप है, हम उसकी तरफ आएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं, उनके जो सलाहकार, अपने निजी सलाहकार हैं, वो घायल हो चुके हैं, अभी हॉस्पिटल में है। पता मतलब उनकी क्या हालत है अपडेट नहीं है, बट इतना हमारे पास जानकारी है कि वो घायल हो चुके हैं। नहीं, लेकिन मैं एक बीच में बात आपकी रोक कर ये कहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि इजराइल लगातार कह रहा था कि हम हमले करेंगे, ईरान भी उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, वी आर रेडी जैसे ट्वीट भी यहाँ पर किए गए। उनको पता था कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, तो क्या वो तैयारी उस तरह की नहीं थी? वो क्या इतना उन्होंने अपना नुकसान उठा लिया? एग्जैक्टली, ईरान इस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि इजराइल हमला कर सकता है। ईरान को ये लग रहा था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर बनाने की इजराइल कोशिश कर रहा है, वो हमला करेगा नहीं, वो ठीक है थोड़ी बहुत होगा, अमेरिका के साथ हम डील। बेसिकली ईरान ये कोशिश इस बात को लेकर कर रहा था कि वो टाइम को किसी भी तरह से खींचना चाह रहा था। वो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बातचीत अगर ईरान कर रहा, तो ईरान को पहले से पता था और दुनिया को भी पता था कि जो बातचीत होने वाली है वो फेल होने वाली है। नहीं, लेकिन अगर आप टाइम खींच रहे थे, तो आप चिढ़ा क्यों रहे हो अमेरिका को और इजराइल को कि हमने 10 बम के हमारे यूरेनियम तैयार हो चुके हैं, रशिया के साथ मिलकर आप न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चिढ़ाने का भी काम कर रहे हो? वो धमकी से दे रहा था कि आप हमला ना करिए। इस समय को खींच करके वो चाह रहा था कि हम न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने के करीब आ जाए, और वो काफी करीब पहुंच चुका है, इसीलिए इजराइल ने इमरजेंसी हमले किए। 4 परमाणु ठिकाने आपके ध्वस्त हो गए हैं। एक मतलब पूरी तरह से ध्वस्त नहीं, क्या ध्वस्त हुए क्या नहीं है, वो तो जब आप जानते हैं कि जब युद्ध का माहौल रहता है तो कई चीजें कितनी साफ हो पाती है, धीरे धीरे पता चलता है। हाँ, नतांज जो उनका परमाणु ठिकाना, उस पर बहुत ही बुरी तरह से हमले किए गए हैं। सबसे मुख्य परमाणु ठिकाना है वहां पे अभी अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि जो उनके जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, उस हॉल तक हमला हुआ है। अगर वहां पे हमला हुआ तो कई सारे रिपोर्ट में कहा गया कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो। अभी तक ये मतलब नहीं, आईएए की तरफ से कहा गया, आईएए ने कहा है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन नजर है हमारी, नजर है हमारी। बिल्कुल हो सकता है। सो ऐसा नहीं है। और जो अभी इजराइल ने जो नए हमले किए हैं, वो ईरान में उसने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया है, उसने एयरबेस पे हमले किए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जिस तरह से आपको याद होगा, भारत ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था, आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के बाद 9 या 10 तारीख को, सबसे पहले हमने अपने हमले में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। ईरान पे जो हमला किया है इजराइल ने, सबसे पहले उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम को ईरान के तबाह कर चुका है इजराइल। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास एयर डिफेंस जो कि पहले ही ईरान का मजबूत नहीं था,
अब जो कुछ भी था S-400 के करीब, सॉरी S-300 के करीब का था, वो अभी आपका खत्म हो चुका है। इसका मतलब रिटेलिएशन करने का आपके पास तरीका एक ही है, आप आपके पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकते हैं, तो कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड जो है वो भी इजराइल ने उड़ा दिए हैं। तो क्या आपके पास कई हिडन है कि आप हमला कर सके? और हिडन से मेरा मतलब ये है कि क्या वो मोसाद की नजर से बचे हुए हैं? अगर नजर से बचे हुए नहीं तो है, मैं तो हो सवाल सकता ये है करूंगा लेकिन वो भी आपसे कि तबाह हो क्या जाए। इजराइल अब इस इंतजार में बैठा हुआ कि ईरान आए हमला करे, उसका हमला हम संभालेंगे, नहीं, या फिर वो फिर से एक दूसरा उसने तो एक फ्रेश अटैक कर सकता है? उसने फ्रेश अटैक कर दिया है, बेसिकली कुछ देर पहले ही किया है, दोबारा हमला किया, अभी आधे घंटे 45 मिनट पहले ही उसने दोबारा अटैक किया है। इजराइल ने यही कहा कि हम प्रिएम्प्टिव अटैक कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले कि खतरा हमारी तरफ आए, हम खतरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अच्छा, वो ईरान को पलटवार करने का मौका नहीं दे रहा है। ईरान ने अगर सिर्फ 300 या 500 या जो भी ड्रोन छोड़े हैं, इसका दो मतलब निकल सकता है। एक तो निकल रहा है कि आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता बची नहीं है, या दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास क्षमता भी बची ही भी है, तो आप चाह रहे हैं कि ड्रोन से हम इजराइल डिफेंस को एंगेज करें, उसके बीच में हम बैलिस्टिक मिसाइल दागें। लेकिन जब आप सुबह में हमले हुए हैं और 8 से 10 घंटे करीब निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की पोजीशन में अगर आप नहीं आ पाए हैं, इसका मतलब आपके एयर डिफेंस से लेकर के आपकी जो मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, उस पे बहुत ज्यादा सीरियस हमले हुए हैं और शायद वो नहीं तबाह तो हुआ ईरान है। सरेंडर तो करेगा नहीं। ईरान, जैसा आपने कहा कि इजराइल ने कहा है कि परमाणु समझौते पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, तभी जाकर ये हमले रुकेंगे, नहीं, और वो लगता भी नहीं है कि वो आप सरेंडर करिए या नहीं करिए, इसका मतलब नहीं होता। अगर जैसे आपकी मिलिट्री लीडरशिप, अगर जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, वो लगभग आपके 4-5 जो भी हैं बड़े खत्म हो चुके हैं। आपके 6 जो परमाणु वैज्ञानिक हैं जो कि आपके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, वो मारे जा चुके हैं, यानी 10 बड़े चेहरे आपके खत्म हो चुके हैं। उसके बाद अगर अब इजराइल नेक्स्ट स्टेज में सिविलियन लीडरशिप को निशाना बनाता है, वही उन्होंने जो कहा है जो कि उसने इस्लामिक कहा है, शासन हम खत्म कर देंगे ईरान से। ये उससे बहुत नहीं तो भाई, इस्लामिक तो बहुत मुल्क है, तो इस्लामिक शासन आप कहां से खत्म कर नहीं, दोगे? इस्लामिक शासन से उनका मुराद ये होता है कि जो आपने एक सुप्रीम लीडर वाला, अमीरात वाला इस्लामिक शासन बना रखा है, जो कि इस तालिबान ने बनाया हुआ है। एक सुप्रीम लीडर है, उनके 8 या 10 लोग होते हैं जो काउंसिल होते हैं। इस तरह का जो इस्लामिक शासन का जो मॉडल होता है, हम उसको खत्म कर देंगे, राइट। इसी के खिलाफ अमेरिका भी लगातार रहा है, और जो ईरान की क्रांति हुई थी 80 के दशक में, उसी के बाद तो ये इस्लामिक शासन जो एक ढांचा बना था सुप्रीम लीडर का, जिसके अंदर में कि सरकार रहती है, जो राष्ट्रपति होते हैं, जिनको कि सुप्रीम लीडर की बातों को मानने के लिए बाध्यता होती है उनके ऊपर में। तो ईरान का नहीं तो इस्लामिक शासन अगर खत्म कर दोगे, तो क्या इसका मतलब है कि फिर लोकतांत्रिक शासन, जो कि ईरान के लोग चाहते हैं। ईरान के लोग की बेसिकली इन हमलों के बाद क्या रिएक्शन आ रही है वहां के सिविलियंस की, ईरान के हम देखिए, लोगों की? सिविलियंस तो कभी भी ऐसे हमलों के वक्त में अपने देश का ही साथ देंगे, कोई भी देश हो। सिविलियंस तो अपने देश का ही साथ देंगे। सिविलियंस चाहे ईरान के हो या इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो या किसी भी देश के हो, सिविलियंस तो उसके देश के। लेकिन सिविलियंस ये जरूर चाहते होंगे, जो कि पहले भी आंदोलन हुए हैं, कि इस्लामिक शासन, जो क्रूर इस्लामिक शासन जो उनका कहना है कि वो हटे और एक लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा बने। ऐसा नहीं है ना कि इस्लामिक शासन में भी लोकतांत्रिक ढांचा नहीं है, पाकिस्तान में भी है, उसका तो खराब है उसने, लेकिन उसका ढांचा जो है वो तो इस्लामिक शासन का ढांचा नहीं है, वो तो एक लोकतांत्रिक ढांचा है ना। तो वहां के लोग चाह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक ढांचा बने, जिसके तहत चुनाव हो, राष्ट्रपति बने और कोई सुप्रीम लीडर नहीं वाला। तो इसका ठेका क्या भाई इजराइल और ईरान ने अमेरिका ने लिया है क्या? अमेरिका ने तो ले रखा था ठेका बहुत दिनों तक। तो ट्रम्प तो अपना घर तो संभल नहीं रहा है ट्रम्प से। ये ट्रम्प की बात अलग है, लेकिन इस्लामिक शासन ये खत्म करने का अमेरिका के सालों साल ठेका बाइडेन प्रशासन तमाम लेगा। ट्रम्प की खैर बात छोड़ दीजिए, इजराइल का बात है। इजराइल का को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका शासन पद्धति क्या है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ ये कहना है कि आपका परमाणु बम अगर आप बनाते हैं तो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, हम उसको बनने नहीं देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे। और इजराइल जिस तरह से हमले उसने शुरू किए हैं, उसका मकसद यही है कि खत्म कर दो। ट्रम्प ने साफ कहा है कि इससे पहले कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे, तुम सरेंडर कर दो। एक तरह से रशिया और चाइना कहा जाता है कि अपरोक्ष तौर पर ईरान की लगातार मदद करते रहे हैं। अब इन हमलों के बाद रशिया या फिर अपने चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन आई है क्या? डिप्लोमेटिक तरह से रशिया और चाइना, या फिर कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं पीछे से? देखिए, रूस सपोर्ट करना रूस के लिए बहुत मुश्किल है अभी किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि रूस खुद एक ऐसे युद्ध में उलझा हुआ है जो किस दिशा में जाएगा उसको खुद नहीं पता। तो रूस, आप याद होगा कि जब रूस पिछले साल कई रिपोर्ट आई थी कि ईरान से ही वो ड्रोन लेकर के रूस ने हमले किए थे यूक्रेन के ऊपर में।
चीन का जहां तक बात है, चीन बिल्कुल भी किसी युद्ध में फंसने नहीं जाएगा। वो भले डिप्लोमेटिकली तौर पर ईरान का साथ देगा, उसने कंडेम भी किया होगा। जिस तरह से यूक्रेन को नेटो देशों की तरफ से, यूरोपीय देशों की तरफ से मदद दी और गई। अमेरिका की तरफ से पैसों की और तमाम बिल्कुल। हथियार ईरान की कोई की मदद, मदद दी। ईरान की कौन मदद? कोई मदद नहीं, तो ईरान इतना फिर उछल क्यों रहा? ईरान उछल क्यों रहा था, वो तो अब मतलब पता चल रहा है कि उनके पास मतलब ऐसे उछल रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी तो घोषित कर दी उन्होंने और इमरजेंसी सक्रिय कर दिया, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। अब देखिए, यानी कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है कौन? ईरान। ईरान के पास देखिए, बात ये होती है कि ईरान अगर हमला करता है तो ईरान आपके पास हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास है, ठीक है, भंडार है, लेकिन लॉन्च पैड भी तो होना चाहिए लॉन्च करने के लिए। आप मिसाइल कहां से चलाएंगे? और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने खुलेआम एक इंटरव्यू में कहा था, टाइम 60 आवर्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में एक भी इंच ऐसा जगह नहीं है जिसके बारे में कि इजराइल को पता ना हो। अच्छा, ईरान के इम्पैक्ट जो बड़े-बड़े कई सारे सैन्य अधिकारी, ईरान ने भी तो कह दिया हमारे को पता है कि इजराइल के परमाणु ठिकाने कहाँ हैं। ईरान हमला कैसे करेगा? क्यों नहीं कर सकता? किस तरह से करेगा? नहीं, उसने तो कहा था ना कि हमारे पास सारे के सारे आपके ठिकाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने ड्रोन लॉन्च किया, जॉर्डन ने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं दुश्मन को कमजोर समझ, मैं बस इस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ। ईरान हमला कैसे करेगा? उसने ड्रोन हमला शुरू किया, कई सारे ड्रोन जॉर्डन ने मार के गिरा दिए। ईरान के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हमला कर रहे, दोनों का देश सीमा तो मिल नहीं रहा है ना। आपको अगर हमला कर रहे हैं तो आपको एयर जॉर्डन के ऊपर से निकालना है। जॉर्डन के ऊपर से क्या जॉर्डन की इजाजत है? बिल्कुल नहीं है। जॉर्डन ने आपको अभी आज ही तो आपके ड्रोन को मार के गिराए हैं। उसके बावजूद अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने के लिए जाते हैं, तो हमला इजराइल वही तो कह रहा है कि उससे पहले कि वो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, हम उसके हमले को खत्म कर दे रहे हैं, हमले के खतरे को ही खत्म कर दे रहे हैं। अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल जो या इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होने का दावा करता है ईरान, अगर उसके पास वास्तव है। आप ये बात क्यों भूल रहे हैं? अक्टूबर में पिछले साल 2024 की बात करें तो कितने सैकड़ों मिसाइलों से ईरान ने हमला किया था। वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है, कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात किया तो था ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। इस बार इजराइल ने क्या किया है? सबसे पहले वही तो, जो आप मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास है, ईरान के पास अभी भी हजारों, मतलब कम से कम 2,500 से 3,000 मिसाइल हैं ईरान के पास भंडार में। लेकिन बात ये होती है कि मिसाइल दागने के लिए आपको एक लॉन्च पैड की जरूरत होती है। नहीं, सरफेस से आपको जरूरत है, आप उस बैलिस्टिक को एयर से भी तो एयर नहीं है उसके पास टेक्नोलॉजी। नहीं, एयर से आपके पास फाइटर जेट्स होने चाहिए। ईरान के पास फाइटर जेट्स है कहाँ? 300-400 जो भी आप आंकड़ा देख रहे होंगे, वो पुराने, एक है F-14 जो अमेरिका ने उसे 70 के दशक में दिया था, लेकिन उसके बाद बिना मेंटेनेंस के उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं है। तो F-14 जो 1970 का है, वो कहां से टिक पाएगा? इसके अलावा ईरान ने के पास कोई ऐसे फाइटर जेट्स थोड़े ही हैं कि वो इजराइल के साथ जाके भिड़ जाए। अब इजराइल ने सुबह में हमला किया, F-35 उतारा है। यूक्रेन और रशिया की जंग लगातार 3 साल से ज्यादा समय से चल रही है। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर लागू है अभी भी, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के अंदर जो होना था वो हो गया। ईरान और इजराइल का संघर्ष आप कितना आगे देखते हैं होता हुआ, और भारत पर ईरान की और इजराइल का क्या असर पड़ेगा? कल मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में इजराइल की जो प्लान है उस पे हमने एक रिपोर्ट की थी नवभारत टाइम्स पे। उसमें प्लान में ये था कि इजराइल ईरान के जो कई सारे परमाणु ठिकाने हैं, इजराइल उस पे लाख बम गिरा दे, वो ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होंगे। उन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए आपको एक पैदल सेना को भेजने की जरूरत होगी, क्योंकि वो अंडरग्राउंड भूमिगत है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पहाड़ों के बहुत ज्यादा अंदर है। आप उस पे बमों की एक निश्चित सीमा होती है, कोई भी बम हो, आप उससे ज्यादा उसको भेद नहीं सकते हैं। यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको जमीनी फोर्स उतारने पड़ेंगे। इजराइल इसकी तैयारी कर रहा है। आज की इजरायली न्यूज़पेपर्स में मैं देख रहा था कि कम से कम 10,000 ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो कि अब एयरफोर्स जब इन चीजों को न्यूट्रल कर लेंगे, उसके बाद वो जमीनी आक्रमण शुरू कर सकते हैं, कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, अगर समझौता नहीं होता है तो। अगर जमीनी आक्रमण शुरू होता है तो फिर ये लंबा शुरू होगा, ये कम से कम 2 से 3 महीना तक चलेगा। ये टारगेटेड होगा। अब फिर देखिए, टारगेटेड इसलिए होगा, और रूस के साथ लोग कंपैरिजन करते कई सालों से चल रहा है। बेसिकली रूस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता है। इजराइल का मकसद ईरान पे कब्जा करना नहीं होगा। उनके पास एक मिशन होगा, इस चीज को न्यूट्रलाइज करना है, खत्म करना है, बाहर निकल के वापस आ जाना है। इजराइल का मकसद नहीं है, लेकिन अमेरिका का तो मकसद है ना ईरान पर कंट्रोल करने का। नहीं, अमेरिका का भी मकसद ईरान पे कंट्रोल करने का नहीं हो। अगर नौबत इस चीज तक पहुंचती है कि इजराइल अपनी सेना को भेजता है ईरान के अंदर में, तो समझ लिए कि उससे पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी।
नहीं, सेना तो जमीन के से कहां से भेजेंगे? जमीन पे अगर सेना उतारते हैं आपका बॉर्डर तो मिला नहीं हुआ है। नहीं, उसके लिए देने के लिए अलग अलग युद्धपोत होते हैं, हम्म। एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, एयर ट्रूप्स होते हैं, उससे भेजा जाएगा। हम्म। लेकिन अगर आप सेना भेजते हैं ईरान में, अगर सेना उतारने की जब नौबत आएगी, अगर सपोज करिए, तो उससे पहले ईरान के शासन में बहुत कुछ हो चुका होगा। उसका मकसद क्या होगा? मतलब आप शासन परिवर्तन होगा, ऑफ कोर्स होगा, खत्म होगा पूरी मतलब तरह से। अच्छा, इजराइल ने जो बात कही है कि हम इस्लामिक शासन खत्म कर देंगे, वो कर देगा, बिल्कुल कर देगा। वो ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देगा। उसके इस ऑपरेशन का यही मकसद है। अभी तक मकसद हिडन मकसद हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता कि हिडन मकसद क्या है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि परमाणु संधि पर हस्ताक्षर कर दो, अगर वो कर देते हैं, अगर यही शासन कर देता है, फिर आपका वो इस्लामिक शासन हम हटा दो, खामेनी को हटा दो, आप हमें सौंप दो। हाँ, इजराइल को पता है ना कि वो ऐसा कोई समझौता करने वाले हैं नहीं। इजराइल बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि ऐसा कोई समझौता करने वाला है नहीं। फिर कब तक करता रहेगा वो ये? उधर उसके भी तो दो फ्रंट खुल गए ना, एक तो आप हमास के साथ भी वहां पर हैं, लड़ रहे हैं, उधर आप यमन में हुतियों के साथ भी अमेरिका और इजराइल घिरे हुए हैं। लेकिन अगर अमेरिका की मदद आपके पास हासिल है, ये तो अमेरिका की मदद हासिल है, अमेरिका की सुन कौन रहा है आज की डेट में? अमेरिका की वही तो दिक्कत है कि अमेरिका की सबको सुननी पड़ेगी अभी भी। अमेरिका को बिना सुने आप ट्रम्प कुछ भी कर ले, आप उसको लाख ना पसंद करिए अलग चीज है, लेकिन आपको सुनी ट्रम्प की ही पड़ेगी। ट्रम्प ने बिना ट्रम्प की इजाजत के हमला नहीं किया है इजराइल ने। लॉस एंजलिस के लोग तो सुन नहीं रहे उनकी बात। देखिए, घरेलू संघर्ष अलग चीज होता है और एक बाहरी लड़ाई अलग चीज होती है। घरेलू संघर्ष जो कुछ है लॉस एंजलिस में, जो भी कुछ हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या इस सब की जड़ डोनाल्ड ट्रम्प है? नहीं, इस सब की जड़ डोनाल्ड ट्रम्प ही नहीं है। इस सब की जड़ में बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री। नेतन्याहू को लेकर कल एक स्टोरी हमने भी की थी। नेतन्याहू अपने घर में ही घिरे हुए हैं, विपक्ष की तरफ से संसद को भंग करने का प्रस्ताव आ गया है। उन्हीं की जो सहयोग देने वाली पार्टी है, क्योंकि वो जो है एक तरह से कहें कि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के सहयोगियों ने कह दिया है कि जो हमारी मांग है वो मांग विषांतर हो जाएगा अगर उस पर हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। अपने घर में आप घिरे हुए तो इसीलिए क्या आपने ध्यान भटकाने के लिए कर दिया? बिल्कुल, अभी पाकिस्तान का आर्मी चीफ ने भी तो यही किया है, फील्ड मार्शल बन गए, अपने घर में घिरे हुए थे, उनका तमाम विरोध हो रहा था। लोग तो फील्ड मार्शल बोल रहे थे। हाँ, जो भी है, बट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काफी लंबे, ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो है पिछले 7-8 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं बना पाए खुद से। इजराइल में जो भी सरकार बन रही है वो फ्रैक्चर सरकार बन रही है, इनके पास अभी भी कोई बहुमत नहीं है। और कुछ जो दक्षिणपंथी पार्टियां, जो इनकी पार्टी से भी दक्षिणपंथी ज्यादा पार्टियां हैं, उनके समर्थन से इन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। इसलिए इनके पास कोई घरेलू समर्थन नहीं। इनके खिलाफ हर दूसरे दिन तीसरे दिन इजराइल में भारी विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। खुलकर लास्ट में आते हैं, खुलकर ईरान के समर्थन में या इस युद्ध के विरोध में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी या संस्थान क्या आपको आगे आती है दिखाई देती है? देखिए, अरब देशों ने हमले को कंडेम किया है, इजराइल ने जो हमला किया है उसको अरब देशों ने कंडेम किया, उसकी निंदा की है। निंदा के अलावा अगर आप बोलेंगे कि क्या सैन्य समर्थन ईरान को देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ईरान ने कोई अरब देशों के साथ इतने दोस्ताना संबंध बना के नहीं रखे हैं। एक तो पहली बात तो दोस्ताना संबंध में भी सैन्य समर्थन नहीं दिया जाता है। लेकिन चलिए, फिर भी अगर आपके पास कोई हथियार पहुंचा है तो कौन हथियार, सऊदी अरब भले इजराइल को कंडेम करेगा, लेकिन सऊदी अरब के पास जो हथियार हैं वो कोई दूसरे हथियार थोड़ी, वो भी तो अमेरिकी हथियार ही है। इसलिए कोई हथियार से मदद करने वाला नहीं। डिप्लोमेटिक स्तर पे जैसे भारत का है, भारत के दोनों के साथ, हमारे दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। ईरान के साथ भी काफी अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ भी काफी अच्छे संबंध है। और हमारे जो प्रेस जो रिलीज आया है एमईए का, विदेश मंत्रालय का, वो सदा हुआ है। हमने दोनों से अपील की है कि आप इस जो तनावपूर्ण हालात है उसको आप संभालिए। हमारी यही अपील रही है। सो हमारे डिप्लोमेटिकली ऑफ कोर्स हम दोनों के चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि हमारे दोनों सहयोगी है, साथी हैं, और हमारे दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन अमेरिका, अब चूंकि इजराइल इतना आगे बढ़ चुका है, हमले इतने कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान के पास आज की रात में मौका हो सकता है रिटेलिएट करने का, अगर उनके पास क्षमता है। एक अपडेट और आ गई, जैसे मैंने ओपनिंग में भी बताया कि भाई संडे के दिन में आपकी मस्कट में बैठक होने वाली थी अमेरिका के साथ, लेकिन ईरान की तरफ से इन हमलों के बाद कह दिया गया है कि हम बैठक नहीं करेंगे, बैठक में शामिल नहीं होंगे और अगले आदेश तक हम इसको पोस्टपोन ही मानेंगे। यानी कि अब हम फिलहाल उस मूड में नहीं है जो हम बातचीत की मेज पर आकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये बातचीत बेसिकली, ये जो एक बातचीत का बनाया गया था, ये दरअसल एक पाखंड ही था, भ्रम था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे थे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे थे, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि आप 2018 के उसी परमाणु समझौते पर बात करने जा रहे थे, जिसको कि आपकी प्रशासन ने, आपने मिल खुद ही उसको कैंसिल किया था। तो इसीलिए उस ऐसा न्यूक्लियर डील में, बातचीत में ऐसा कुछ था नहीं जिस पे आप ब्रेक थ्रू हासिल कर लेते। अभी इजरायल ने कहा कि आप न्यूक्लियर मतलब बातचीत फिर अमेरिका के साथ जाकर करिए।
तो क्या ईरान इस बात के लिए तैयार होगा कि उसने जितने यूरेनियम संवर्धन बना के रखा है वो अमेरिका को सौंप देगा या आईएईए को सौंप देगा? क्या इसके लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। सेंट्रीफ्यूज सौंप देगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये नहीं सौंपता है तो फिर कोई भी बातचीत आप कर लीजिए, उस बातचीत में क्या क्या निकलेगा? ठीक बात, कोई नतीजा नहीं बिल्कुल निकलेगा। अभिजात। और अपने व्यूअर्स को बता दें, कमेंट करके बताइएगा आप इजराइल और ईरान की इस जंग से जुड़ी हुई किस तरह की खबरें जानना और समझना चाहते हैं। अपडेट तो हम लेते रहेंगे और विश्लेषण भी करने की कोशिश आपके बीच में आकर करते रहेंगे। अभिजात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करनी चाहिए कि ये युद्ध का दौर खत्म हो और इजराइल और ईरान की टेंशन भी जल्द से जल्द खत्म हो और अमन शांति पूरी दुनिया में होनी चाहिए, हम सभी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।